सो हेलो बच्चों लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पे 17 सवाल डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमसे पूछे गए थे अप्रैल अटेम्प्ट जेई मेन 2025 में। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो स्टेप हम आपको समझाते हैं। आप इसको डाउनलोड करके टाइम बाउंड मैनर में खुद से सॉल्व करो। आप हमारा ये जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से, लॉगिन करो। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 बार दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल के अंदर जाना और आपको एक फोल्डर मिलेगा जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन। उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको इसका आंसर की भी है। ठीक बात है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोगों ने यहां पर 2023 के हो, 22 के हो, 21 के हो, 20 के हो, कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो या फिर 2024 के हो, सभी क्वेश्चंस हमने यहां पर सॉल्व करके रखा है। इनका जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, सिर्फ इसका ही नहीं, सभी चैप्टर्स का। ठीक है, चलिए टोटल 8 सवाल आपसे पूछे गए थे, आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपको सबसे पहला प्रश्न है। इसमें क्या कहता है हमसे, two large plain parallel conducting plates are kept 10 centimeter apart as shown in the figure. The potential difference between them is V volts. यानी कि भैया इस प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको कैपिटल V देके रखा है। तुम जानते हो कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। कैपेसिटर का प्लेट है, इनके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V इज इक्वल टू ई डी होता है। E आपका अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी लिख सकते हैं, जहां पे D क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, जो कि हमें 10 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो भैया तुमको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी सेम पोटेंशियल पर होगा। ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है तो इसके परपेंडिकुलर, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, सभी आपको सेम पोटेंशियल पर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी, हमसे पूछा अगर वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का पोटेंशियल वी सी के बराबर होगा, तो हम वी ए के जगह वी सी भी लिख सकते थे। तो क्यों नहीं ये कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज वी सी माइनस वी बी, राइट। तो वी सी माइनस वी बी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमारा डिस्टेंस है। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो सर ये आपको 4 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर लिख सकते थे, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दो, तो भैया VC, इसको अगर हमने बोल दिया है कुछ V प्राइम, तो V प्राइम डिवाइडेड बाय योर कैपिटल V इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो 4/10 बचेगा। यानी कि V प्राइम इज इक्वल टू 2V/5। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट भी और स्ट्रेंथन होगा। ये सवाल कुछ नहीं, बस आपका कैलकुलेशन चेक कर रहा है, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। हम यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंबल हम लोग के इस्तेमाल करते थे, उसके जगह हमको सिंबल यहां पर दे रहा है ये वाला, टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। ठीक है, E1 E2 बोल देते हैं। अच्छा, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला कैपेसिटेंस, अगर इसको C1, ये तो कलर ही नहीं दिख रहा है, अगर इसको C1 बोला है, इसको C2 बोला है, तो यहां पर दोनों सीरीज में है। और यहां पर अगर इसको C1 बोला है, इसको C2 बोला है, तो अब दोनों C1 C2 पैरेलल में है। ठीक बात है। तो C1 C2 सिंबल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको कहता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस अगर C1 है, इस पूरे का C2 है, तो आपसे C1/C2 रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, बढ़िया है। तो जैसा कि हमने बोला, इस वाले का लिखो और इस वाले का लिखो और दोनों को सीरीज में लेना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/C1 इज इक्वल टू, अगर इस वाले को हमने ले लिया है C1 प्राइम और इस वाले को ले लिया है C2 प्राइम, तो 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 प्राइम प्लस 1/C2 प्राइम। यहां पर C1 प्राइम कितना होगा, सर C1 प्राइम इज इक्वल टू
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि मेरे लिए E2 है यहाँ पर। एरिया भैया साइड से प्लेट का एरिया तो ए ही होगा इस केस में, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। और हमको सवाल में दे रखा है कि अगर टोटल डिस्टेंस डी है तो ये वाला d/2 लिया है और ये वाला भी d/2 लिया है, तो d/2 तो 2 आपको ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो 1/c1 इसको जब उल्टा करोगे तुम लोग यहां पर तो आपको ये दिखाई देगा d डिवाइडेड बाई, ये आपको हो जाएगा 2e2a एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला सिमिलरली आ जाएगा आपको 2ε1a एप्सिलॉन नॉट। देखो बढ़िया है। तो यहां पर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहां से क्यों नहीं d डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो 1/e2 प्लस 1/e1 विल इवेंचुअली गिव यू e1 प्लस e2 अपॉन e1 e2। तो भाई साहब हमको C1 निकल के आ गया है एंड दैट इज योर 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये आपको हो जाएगा e1 e2 डिवाइडेड बाई e1 प्लस e2। अब आ जाइए इसकी बात करते हैं। ये वाला फेयरली सिंपल है क्योंकि भैया जब दोनों पैरेलल में होगा तो दोनों को बस ऐड कर देंगे। सो C2 इज इक्वल टू, इस वाले को हमने अगर C1 प्राइम बोला है और इस वाले को C2 प्राइम बोला है तो चुपचाप से C1 प्राइम प्लस C2 प्राइम। अब C1 प्राइम कितना हो जाएगा, फिर से k a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो k के जगह लिखेंगे E2। अब एरिया कितना होगा, साइड से अगर तुम देखोगे तो ये एरिया तो आधा हो गया है a/2, तो अब आपका a/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, और ये जो विड्थ है वो पूरा का पूरा d ही है। तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है एक हो जाएगा E2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d प्लस, और इस केस में E2 की जगह E1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E1a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2d। ठीक है, तो यहां से हमको दिखाई दे रहा है कि C2 इज इक्वल टू, आप a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d को कॉमन ले लेंगे तो a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, और ब्रैकेट में मेरे पास E2 प्लस E1 निकल के आएगा। अब हमने C1 C2 का रेशियो लेना है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो भैया C1 बाई C2 जब डिवाइड करोगे तो आपका ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी मरेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू E1 E2 डिवाइडेड बाई, और ये नीचे आ जाएगा तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज स्टैंडर्ड वेराइटी है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, यूजिंग अ बैटरी अ 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 वोल्ट। तो आपके पास एक कैपेसिटर है 100 पिकोफैरेड का, आपने 60 वोल्ट का बैटरी से उसको चार्ज किया, फिर आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का आ गया होगा। आफ्टर दैट अ सेकेंड अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कैपेसिटर इन पैरेलल। अब आपने इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर को ऐसे डाला है यहाँ पर, ठीक बात है। अभी स्विच को क्लोज नहीं करते हैं, इसका कैपेसिटेंस C है। इफ द फाइनल वोल्टेज, आपने जब स्विच को क्लोज कर दिया तो इवेंचुअली आपने क्या देखा कि भैया क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, दोनों के अक्रॉस आपको कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V0। हमसे ये V0 की वैल्यू ही कहता है कि 20 है, ये 20 क्या है, V0 ही है। हमको अगर V0 दे दिया तो हमसे अब C की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक बात है, बढ़िया है। तो सर दोनों आपस में ही चार्ज शेयर किया, अभी इसके पास चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इस प्लेट से चार्ज फ्लो करके इस प्लेट पे आता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे तब तक चार्ज फ्लो करता जब तक दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ जाता। तो हमको पता है, आपको फॉर्मूला रटा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट था कि भैया इस वाले ये जो दोनों प्लेट्स है, इन दोनों प्लेट्स पे शुरुआत में जो चार्ज है विच इज 60 इंटू 100 शुरुआत में चार्ज है, इस पे तो कोई था ही नहीं, बाद में भी इन दोनों प्लेट्स पे उतना ही चार्ज होना चाहिए, यानी 100 इंटू V0 प्लस C इंटू V0।
ठीक बात है सर। और हमको इस प्रश्न में वी नॉट की वैल्यू दे रखा है, दैट इज नथिंग बट योर 20। तो ये आपको है 6000 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 20 लिखा है तो ये आपको 2000 है और ये आपको 20 सी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भाई साहब यहाँ से सी कितना निकल के आएगा, 400/2, यानी कि 200 पिको फैरेड। और ये मेरे पास है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो बच्चे याद करके रखते हैं, दैट इज योर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपको हो जाता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। बट एक बार कॉन्सेप्ट भी रिकलेक्ट कर लेना अच्छी बात है। यहां हमसे पूछता कि भैया सी इक्विवेलेंट क्या है। 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज हाउ मच। तो भैया अगर ये पॉइंट को बी बोला है तो इस पॉइंट को भी बी बोलेंगे। ऊपर से जाएंगे तो सर ये वाला पॉइंट भी बी होगा, मतलब सर ये वाला पॉइंट भी बी है, ये वाला पॉइंट भी बी है, मतलब ये वाला पॉइंट भी बी है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये वाला पॉइंट ए है, मतलब ये वाला पॉइंट ए है, मतलब ये वाला पॉइंट ए है, और यहां से मूव करेंगे तो ये वाला पॉइंट ए है। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया टर्मिनल ए और बी के बीच में कौन कौन से कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में, ये वाला भी ए और बी के बीच में, ये वाला भी ए और बी के बीच में, और ये वाला भी ए और बी के बीच में। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर यहां पर चारों का चारों कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में है, सी 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 सी, यानी कि आंसर क्या है 4C। और एक कैपेसिटेंस आपको 16 है, यानी कि 64 माइक्रोफैरेड। तो यहां पर 64 फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा आपको। सिंपल, ठीक, बढ़िया है। अच्छा देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैलकुलेशन, लिटिल बिटिल कैलकुलेशन। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड, सब 5 माइक्रोफैरेड के ही थे। The effective capacitance between terminal A and B when the space between the parallel plates of C1 is filled with a dielectric medium having dielectric constant 4। तो इसको तुमने फिलअप कर दिया है किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम से। तो देखिए C2 की वैल्यू तो आज भी 5 है, C3 की वैल्यू आज भी 5 है, लेकिन C1 की वैल्यू अब 5 नहीं होगी, 5 इंटू 4 हो जाती है, विच इज 20। पता है ना भाई, डायलेक्ट्रिक मीडियम से अगर फिलअप कर दिया है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 20 है, ये 5 है, ये 5 है। अब क्या इक्विवेलेंट नहीं सॉल्व कर सकते हैं? ये 20 और 5 आपस में सीरीज में है, यानी कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। 20 इंटू 5 कितना होता है 100, और 20 प्लस 5 क्या होता है 25। तो ये 4 और 5 आपस में पैरेलल में है, तो आंसर कितना हो जाएगा 9। खत्म, बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। A dipole with two electric charges of 2 microcoulomb magnitude each, dipole है मतलब एक -2 माइक्रोकूलम दूसरा +2 माइक्रोकूलम, with separation distance of 0.5 micrometer is placed between the plates of a capacitor such that its axis is parallel to an electric field established between the plates when potential difference of 5 volt is applied। एक सांस में इतना लंबा सेंटेंस लिख दिया वो लोग। तो भैया आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, या फिर तुम ऐसे एक बैटरी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको 5 वोल्ट है। पैरेलल प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है सवाल में हमको वो डिस्टेंस भी दे रखा है, विच इज योर 0.5 मिलीमीटर, राइट, दिस इज योर 0.5 मिलीमीटर। इसके बीच में एक डाइपोल है, इसके बीच में आपको एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अभी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरुआत में डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही था, तुमने डाइपोल मोमेंट को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है, मतलब डाइपोल मोमेंट फिलहाल के लिए अब ऐसा है, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट, और ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि टॉर्क कितना लग रहा है इस डाइपोल पे। तो टॉर्क क्या होगा, P क्रॉस E, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो PE साइन थीटा, बिल्कुल मानते जी। लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तुमको प्लेट का सेपरेशन पता है। तो क्या हमको ये बात नहीं पता है कि V जो है वो सर ED के बराबर है। तो सर E जो हो जाएगा वो अपने को V/D के बराबर है, तो यहां पर V/D लिख सकते थे।
और ये तो है ही हमको साइन 30 डिग्रीज। अब डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है, डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। सो टॉर्क इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6। ए क्या है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विच इज 0.5 माइक्रोमीटर। तो क्या इसको 5 इंटू 10⁻⁻7 नहीं लिखेंगे। वोल्टेज 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट, साइन 30 डिग्री 1/2 है तो एक 2 नीचे आ जाएगा। और डी कितना है, डी कितना है 0.5 मिलीमीटर। तो क्या इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो 5 5 को मार देगा, 2 2 को मार देगा, 10⁻⁻4 इसको मारेगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻9 ऐसा ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मैच कर रहा है। ठीक बात है, एकदम सीधा सवाल था, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ चार्ज of this much 5 into 10⁻⁻6 coulomb. A dielectric slab is inserted between the plates and almost fills the space between the plates. If the induced charge on one face of the slab is this much, याद है कि भूल चुके हो ये सब, इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए और कम से कम इसका इक्वेशन, इसका जो फॉर्मूला इसमें जो इस्तेमाल होता है वो भी हमने मेंशन कर रखा है, आपको पता भी होना चाहिए। भैया अगर इस पे चार्ज Q है, ये माइनस Q है, तो यहाँ पर आपको इंड्यूस्ड चार्ज, यहाँ पर जो आपको इंड्यूस्ड चार्ज होगा विच इज योर माइनस QI, और यहाँ पर आपको प्लस QI, दिस इज योर प्लस QI। तो भैया इंड्यूस्ड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू Q 1 - 1/K। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दे रखा है, हमको कहता है कि इंड्यूस्ड चार्ज इतना है 4 इंटू 10⁻⁻6, दिस इज योर 5 इंटू 10⁻⁻6 1 - 1/K। ठीक है, ये दोनों आपस में मर गया, यानी कि 4/5 इज इक्वल टू 1 - 1/K। तो K की वैल्यू यहां से 5 दिखनी चाहिए, 7th का 5 एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, क्या कह रहा है इसके अंदर। स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया दिस मच। तो आपको प्लेट एरिया दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन देम इज इतना, तो डी हमको दे रखा है 1.77 इंटू 10⁻⁻3, और ये दोनों d/2 है। यहाँ पर जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, इस वाले का 3 है, राइट। अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 7.5 पिकोफैरड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। इसके अक्रॉस मान लीजिए कि इस वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्राइम है, तो तुमने C प्राइम के अक्रॉस पैरेलल में एक और कैपेसिटर डाला है 7 पिकोफैरड का, तो इसका इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा C प्राइम प्लस 7.5 पिकोफैरड। तो हमको कहीं ना कहीं इस सवाल में C प्राइम कैलकुलेट करना था, है कि नहीं। अच्छा, तो C प्राइम कैसे निकालेंगे जी। अगर इस वाले को तुमने C1 कह दिया है, इस वाले को तुमने C2 बोल दिया, तो C1 C2 सीरीज में कि पैरेलल में है, सीरीज में है ना जी। तो C1 को क्या लिखोगे, K की जगह K1 लिख दो, या फिर यहाँ पे 5 ही लिख दो, हटाओ 5 लिख दो, 5A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी की जगह क्या लिखोगे d/2, तो ऊपर में एक 2 चला गया। अच्छा, C2 को क्या लिखोगे, इसको क्या लिख सकते थे 10, इसको लिख सकते थे 10 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो एक बार के लिए इसको 10C लिख दो, जहां पर हम लोग C को बोलना चाहते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा सर, C2 कितना हो जाएगा 3A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d/2, तो ऊपर 2 चला गया। तो क्या हम लोग C2 को 2 इंटू 3 6, और A एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम लोग एक बार के लिए C बोल रहे हैं। तो सर हमको C1 पता चल गया 10C और C2 पता चल गया 6C, तो C प्राइम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट, 10C और 6C सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 10C इंटू 6C कितना हो जाएगा 60
सी स्क्वायर, और दोनों का सबमिशन कितना हो जाएगा 16 सी। तो सी और यहां से एक ये कैंसिल हो गया, ठीक। और ये आपको हो जाएगा 4 4, और ये आपको हो जाएगा 15 15। तो यहां से हमको दिख रहा है कि सर जो सी प्राइम है ना वो आपको 15 सी डिवाइडेड बाई 14 है, और 15/4, और सी है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब यहां पर आप अपने डेटा को सब्स्टिट्यूट करो ताकि आंसर सही तरीके से निकल पाए। एरिया जो है वो हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास है विच इज योर 8.85 एंड इंटू 10⁻12। तो एक काम करो ना, -4 की जगह यहां पे लिख दो -16, -12 उसमें ऐड हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई डी, और डी की वैल्यू इतनी है 1.77 इंटू 10⁻⁻3। खुशी की बात यह है कि भैया ये इसको काटेगा तो ये 5 हो जाता है, राइट। 4 इसको मार देगा, तो यहाँ पे 5 इंटू 15 कितना है 75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13, यानी कि 7.5 इंटू 10⁻12 विच इज 7.5 पिको फैरड। तो भैया सी प्राइम खुद 7.5 है, और इसमें 7.5 ऐड करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 15। तो यहां पे क्या डाल देंगे 15, खत्म, ठीक, बढ़िया है। अब अपना शुरू होता है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे है, जाइए देखिए, गोल्ड माइन है वो सब। शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9 सवाल आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछे गए थे। पहला ही सवाल में लैंग्वेज बच्चों को कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। द बैटरी ऑफ अ मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट 5800 mAh। mAh क्या है ये, मिली एम्पियर आवर। इसका मतलब क्या है, आप इसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं कि भैया 5800 मिली एम्पियर करंट 1 घंटे तक सप्लाई कर सकता है। 5800 मिली एम्पियर करंट 1 घंटे तक सप्लाई कर सकता है। हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। फुल्ली चार्ज मतलब फुल 5800 mAh उसका आपने भर दिया है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू योर जो उसे चार्ज फ्लो करेगा मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज कितना फ्लो करेगा टोटल, दैट वुड बी योर आई इंटू टी। और सर आई कितना है 5800 मिली एम्पियर, तो 5800 मिली को करना है तो 10⁻⁻3। टाइम कितना है 1 घंटा तक, 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड्स, और v कितना है 4.2, v इज योर 4.2। अगर ध्यान से देखोगे तो भैया 1 2 3 ये मर गया, तो यहां पर 58 इंटू 36 इंटू 42 लिख सकते हैं, और हमको यहां पर हर बार किलो जूल में दे रखा है, यानी कि 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 किलो जूल्स होगा। अब आप अगर ध्यान से देखें, हम तो कह रहे एक बार के लिए ये लगभग अगर 6 पकड़ लो, इसको अगर तुम 3.5 भी पकड़ लो, इसको तुम अगर 4 भी पकड़ लो, तो तुमको रफ जो दिख रहा है ये आपको 6 4 24, 24 इंटू 3, यानी सर 70 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। 70 से ज्यादा यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तुमको पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करने का जरूरत नहीं, चाहो तो कर लो अपनी मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन ऑप्शन को देखो ना, ऑप्शन ही तुमको इतना दूर दूर दिया हुआ है, राइट। ये वाला एकदम डिस्टेंट है, तो अपने लकी हो गए, और ये वाला हमको जल्दी मिल गया। अगर नहीं मिलता तो फिर प्रॉपरली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, ठीक। अ वायर ऑफ लेंथ 25 मीटर, आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ है आपको 25 मीटर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टिविटी भी हमको दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल। तो इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर आर पकड़ लिया है तो ये कितना है रो एल बाई ए। अब तुमने इस वायर को ना सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, इसको बेंड करके सर्कल बना दिया है इसका, ठीक है। तो इस पूरे वायर का लेंथ कितना है एल के तो बराबर है। अब कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ले लिया है ए और बी, और ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सर ऊपर वाला सेक्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा,
नीचे वाले सेक्शन का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर तुम ध्यान से देखो, पूरे एल लेंथ का रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर था तो अपर हाफ एल बाई टू लेंथ है, तो अपर हाफ का रेजिस्टेंस आर बाई टू और इसका भी आर बाई टू, यानी ए और बी के अक्रॉस आर बाई टू पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा आर बाई फोर, यानी कि रो एल बाई 1/4 रो एल बाई ए। तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो है अपने को 2 इंटू 10⁻⁻⁶। लेंथ हमको दे रखा है, बड़ा सुंदर सा लेंथ है 25 मीटर, और एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻�6। अगर ध्यान से देखें तो ये आपस में मरेगा, ये आपस में मरेगा, ये आपस में मरेगा, तो 5/2 इज नथिंग बट 2.5 ओम, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, और यही कारण है कि इस सवाल को ड्रॉप किया गया था। क्लियर एकदम। यहां पर आपको एक्चुअल में बताया जाएगा कि अगर किसी सवाल में गलती थी तो क्या गलती थी। ठीक है, अच्छा, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल रहा था, क्यों समझाते अभी हम। In the figure shown below, a resistance of 150.4 ohms, इसका रेजिस्टेंस दे दिया है, is connected in series to an ammeter। भैया हमको डायरेक्टली कह रहा है कि ये एक आममीटर है, ये नहीं कह रहा है कि ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरेलल में तुमने एक शंट लगा दिया है। कह रहा है कि ये जो गोला है वो आममीटर ही है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 240 ओम है, इसका 10 है। हमसे पूछता है रीडिंग ऑफ आमीटर। आपको इसका मतलब ये पता करना पड़ेगा कि इस डब्बे से, इस गोला से कितना करंट जा रहा है। ये I1 चाहिए, यही मेरे सवाल का जवाब है। ठीक बात है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में ये वाला कैपिटल आई सॉल्व करके उसको आंसर देने का प्रयास करते हैं, वो गलत हो जाएगा। वो सही तब होता जब हमको ये कहता कि ये पूरा डब्बा आमीटर है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर और उसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया गया है। ठीक है, तो हमको I1 पूछा गया, तो सबसे पहले तो कैपिटल आई निकालो ना, सबसे पहले तो कैपिटल आई निकालो, और उसके लिए निकालना पड़ेगा R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 150.4 प्लस ये दोनों पैरेलल में हैं, सो 240 इंटू 10, 240 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 240 प्लस 10 विच इज 250, 250। ये मर गया, ये कितना हो जाएगा 55, और ये आपको हो जाएगा कितना 548। तो ये इसको फर्दर मारेगा तो 59 और 0.6, तो 9.6, ये तो बड़ा ही सुंदर सा 160 ओम निकल के आ रहा है। यानी कि सर ये जो मेन करंट आई है दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट अपॉन 160, तो ये अपने को कितना निकल के आ रहा है। ये ठीक क्या है ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं यहाँ पे। 159 160 बढ़िया है, तो ये आ रहा है आपको 1/8 एम्पियर। ठीक है, अब देखिएगा ये आई है, राइट, I1 कितना होगा, और हमको आंसर चाहिए मिली एम्पियर में। तो एक काम करो ना, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दो। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा, तो 125 मिली एम्पियर। अब ये I करंट का बंटवारा हुआ I1 और इसमें गया होगा I2, तो ब्रांचिंग ऑफ करंट, ये I1 कितना होता है, ये I1 कितना होगा। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते थे कि भैया I1 प्लस I2 कैपिटल I के बराबर होगा, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन I1 इंटू दिस इज इक्वल टू I2 इंटू दिस। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल I1 सॉल्व कर लोगे। या फिर आपको इसका अगर रिजल्ट याद है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा है, I1 क्या होता है, मेन करंट मल्टीप्लाइड बाई I1 के सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस विच इज 250, विच इज 250। तो अगर ध्यान से देखोगे तो I है आपको 125 और ये है आपको 25, तो ये आ गया आपको 5 मिली एम्पियर, 5। अब हुआ क्या था कि जब इसका आंसर की दिया था एनटीए ने, जो पहली बार आंसर किया था उसको कहा जाता है प्रोविजनल आंसर की, उसमें उन्होंने 125 आंसर दिया था, फिर उसको उन्होंने बाद में चेंज करके 5 किया, यानी उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज
अज्यूम कर लिया था कि भैया यही निकालना था। बाद में जब ध्यान दिया गया कि भैया इसको आमीटर बोल दिया गया है इस गोले को, तो I1 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अ मोटर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, एक मोटर है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, पावर आउटपुट और पावर इनपुट। तो जो पावर वो ड्रॉ कर रहा है, यानी इनपुट उसको कितना दिया जा रहा है, दैट इज योर V इंटू आई, 100 इंटू 1, तो 100 वॉट का उसको इनपुट मिल रहा है। एफिशिएंसी हमसे कहता 91.6 है उसकी, तो 91.6 अगर उसकी एफिशिएंसी है, तुमने उसको 100 दिया इनपुट, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 91.6% ऑफ 100 विच इज 91.6 वॉट ओनली। तो भैया कितने का लॉस हो गया है, लॉस कितने का हुआ है, 100 माइनस दिस विच इज हाउ मच, विच इज 8.4। 8.4 वॉट का मतलब क्या है, जूल्स पर सेकेंड, और इसको अगर तुम कैलोरी में कन्वर्ट करेगा तो 4.2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कैलोरीज पर सेकेंड, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। राइट, मानते हो ना जी, आपका जो 4.2 जूल है वो 1 कैलोरी के बराबर है, तो 8.4 जूल 2 कैलोरी के बराबर होगा। बढ़िया है, सिंपल है एकदम। देखिए कहता है 2 सेल्स ऑफ EMF 1 and 2 volt and internal resistance 2 ohm and 1 ohm are connected in series with an external resistance 6 ohm। अब कुछ नहीं कह रहा है तो भैया तुम उसको बैक टू बैक लगाना, अपोजिट पोलैरिटी में मत लगा देना। 1 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो एक ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, एक ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस ये हो गया आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज योर 1 वोल्ट, ये आपका 2 ओम, दिस इज योर 2 वोल्ट, दिस इज योर 1 ओम, एंड दिस इज योर 6 ओम। तो अभी इस सर्किट में जो आपको करंट है वो I1 है, तो I1 निकालना कोई दिक्कत नहीं है। टोटल EMF कितना हो जाएगा 1 + 2 3, और सारे रेजिस्टेंस सीरीज में क्योंकि सभी में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा 9, तो ये आपको हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब आपने इन दोनों सेल को लगाया है पैरेलल में, तो अब डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, अब डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसे है, ये 6 ओम, दिस इज 1 वोल्ट, 2 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम, ऐसा। ठीक है, अब इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो I2 है, तो I2 निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो भैया इस पूरे के जगह हम लोग इस सर्किट को रिप्लेस कर सकते थे ऐसे। याद आ रहा है कुछ कुछ याद आ रहा है। दिस इज योर E इक्विवेलेंट, दिस इज योर R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज योर 6 ओम, एंड दिस इज योर I2। तो E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना जी, हमारे पास डायरेक्ट उसका रिलेशन है। इसका E इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 2/1 अपॉन E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास है बेटा 5/2 और डिनोमिनेटर में है 3/2, तो ये हो गया है 5/3, ये आ गया है 5/3। जहां तक बात R इक्विवेलेंट की है, तो 2 और 1 का पैरेलल R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 2 + 1, तो 2/3 ओम। तो सर ये I2 हमको दिखाई दे रहा है 5/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 16, तो सर 2/3 प्लस 16, 2/3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20/3, तो यहां से ये आ रहा है 1/4 एम्पियर। तो आपके पास I1 और I2 दोनों है 1/3 और 1/4, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/4, और ये आपको हो जाएगा 4/3। तो यहां से x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। कुछ नहीं कर रहे ये लोग, बार बार क्या कर रहे हैं कि भैया जो एक बेसिक सा चीज है उसी को आपसे एक ही सवाल में, 2 सवाल को एक सवाल में डालकर उसको टफ दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, टफ है नहीं। राइट, अच्छा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, आपसे चार्ज पूछा जा रहा है 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में कितना फ्लो कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन ऑफ बेसिक कैलकुलस, करंट इज इक्वल टू dq/dt।
यानी कि साहब डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। तो चार्ज फ्लो चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, चार्ज फ्लो आ जाएगा यहां से, राइट। अच्छा, करंट क्या दे रखा है, इतना, तो 0.02 टी प्लस 0.01, ये आपका हो जाएगा डी टी। इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो 0.02 को जब इंटीग्रेट किया, टी को किया, तो टी स्क्वायर बाई 2, तो आपको दिख रहा है कि ये 0.01 टी स्क्वायर है और यहाँ पे ये 0.01 टी होगा। तो क्या हम लोग यहाँ से 0.01 को कॉमन ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और लिमिट कहाँ है, लिमिट 1 से 2 है। अब लिमिट लगाइए आप, अब लिमिट लगाइए आप, एक बार 2 पुट करोगे तो 4 प्लस 2 माइनस एक बार 1 पुट करो, इतना आएगा। तो 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। तो क्या ये 0.04 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, खत्म। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, देयर आर n नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स। आइडेंटिकल मतलब सभी का रेजिस्टेंस R है। ईच इज डिजाइन टू ड्रॉ अ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन्स सप्लाई। मान लीजिए कि भैया जो आपका मेन्स सप्लाई है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है V का, ठीक है। तो किसी एक बल्ब की बात करें अगर हम लोग, किसी एक बल्ब की बात करें अगर हम लोग यहां पर इस प्रकार से, तो भैया हमको कह रहा है कि अगर ये सप्लाई V है तो ये बल्ब P पावर आपको ड्रॉ कर रहा है। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस तुमको नहीं पता चल गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, V स्क्वायर बाई पी। भैया पावर क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर, तो R क्या होगा, V स्क्वायर बाई पी। हाँ जी सर। अब तुमने क्या किया, इस प्रकार के जो n नंबर ऑफ बल्ब्स थे, राइट, ये एक बल्ब इसके साथ सीरीज में ऐसे ऐसे तुमने n नंबर ऑफ बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया और इस सभी के क्रॉस वही मेंस वाला सप्लाई तुमने दिया है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस भी R, इसका भी R एंड डॉट 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 इसका भी R। तो सर यहाँ पे R इक्विवेलेंट n इंटू R नहीं हो जाएगा। तो अब आपको टोटल पावर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो सर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू R, n इंटू R। और अगर तुम यहां से देखो तो P तुमको था V स्क्वायर बाई R। तो क्या सर V स्क्वायर बाई R को P से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो क्या अब मेरा जवाब P बाई N नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया है सर। अच्छा देखिए, आपको R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखा है 5 ओम, आपको R4 कहता है 10 ओम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट ऑफ 6 ओम, ठीक है। देखो एक तो है कि तुम चारों को बैठ के चेक करो, तुम चारों को बैठ के चेक करो। एक चीज हम और तुमको बताते हैं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास 2 रेजिस्टेंस है या 3 रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक है तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ओम और एक है तुम्हारे पास यहाँ पे 1 ओम। तुम्हारे पास 2 या 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट एक बार निकाल के भी देख लो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/4। देखना ये चीज ध्यान में रख लो भविष्य के लिए। तो इसका एलसीएम 4 तुम लेते तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1, तो R तुमको निकल के आएगा 4/7, 4/7। अब हम पॉइंट क्या रेज करना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसका R इक्विवेलेंट जो तीनों में सबसे छोटा है उससे भी लेस आएगा R इक्विवेलेंट। देखो R इक्विवेलेंट क्या है, 4/7 विच इज लेसर देन 1 ओम। 3 रेजिस्टेंस 4 रेजिस्टेंस कितना भी तुमको पैरेलल में है तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो उन सभी में जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा निकल के आएगा। तुम्हारे पास अगर 2 और 3 पैरेलल में है तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, इसका R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा तुमको, 6/5 यानी कि 1.2 जो कि 2 से भी छोटा है। इस बात का फायदा अपन उठा सकते हैं। भैया हमको चाहता है कि R इक्विवेलेंट 6 बन जाए। भैया ये 5 5 5 और 10, तो इन सब में छोटा कौन है, 5।
तो जो भी इसका आंसर होगा वो 5 से तो छोटा ही होगा, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यहां पर देख लो R3 की वैल्यू 5 है, भैया ये कुछ भी हो जाए, ये तीनों का सबमिशन तुमको कितना हो जाएगा, 10 + 5 + 5 20, तो 5 हो गया ना, तो आंसर 5 से भी छोटा होगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी ये वाला 5 है, ये वाला 10 है, और R2 + R3 10 है, तो 5 मतलब आंसर 5 से छोटा होगा, मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। खत्म। मन करता है आत्मा को संतुष्टि देनी है तो चेक कर लो, R1 + R2 10 आ रहा है, R3 + R4 तुमको 15 आ रहा है, 10 और 15 का 10 × 15/10 + 15 विच इज 25, तो ये आपको हो जाएगा 5 2 5 5 और 5 3 आ गया, 2 × 3 6। बढ़िया है। लेकिन स्मार्ट स्मार्ट बच्चा कौन, जो बैठ के चारों को चेक नहीं कर रहा है? क्या तो तुम लकली ऑप्शन नंबर 1 पे ही आंसर निकाल लिए, अगर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 पे डाल दिया होता तो तुम 1 2 3 चेक करते, फिर तुम चौथे तक पहुंचते। बात है कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज सीखने मिलता है तो सीख लेना चाहिए। आपके पास ये सिस्टम है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is bent into a triangular pyramid as shown in the figure with each segment having same length। भैया एक L लेंथ का वायर था, इसका रेजिस्टेंस R था, तुमने 1 2 3 4 5 6 तुमने इस वायर के 6 टुकड़े किए, इक्वल टुकड़े, तो ईच टुकड़े का रेजिस्टेंस R/6 नहीं हो जाएगा? इसको स्मॉल r बोल दो। अच्छा अच्छा, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये x ले लो, ये y ले लो, अगर तुम इसको अपने नज़रिए से रीड्रॉ कर दो, ये x है ये y है, तो ये x और y के बीच में, a और x के बीच में, x और b के बीच में, a और y के बीच में, y और b के बीच में, यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें हमें कोई रुचि नहीं फिलहाल के लिए। ये वाला तो भैया बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको हटाओ ना, इसको हटा दो। अब ये सारे के सारे आपको स्मॉल आर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक बात है। तो भैया ये आपको 2r है, ये वाला आपको 2r है, और ये तो आपको था ही r, ये दोनों पैरेलल में r, और ये वाला r पैरेलल में है, तो हो जाएगा r/2, और r कितना है, कैपिटल R/6, तो r की जगह लिखो कैपिटल R/6 और नीचे में 2 है, यानी आंसर हो जाएगा R/12। तो R/n मतलब n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 12। ठीक, सभा यहीं पे समाप्त हो रही है, ध्यान रखिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।